मेजर अकरम ने अपनी दफाई पोजीशन इस तरह तरतीब दी थी कि वो दोनों तरफ से दिफा कर सकता था। चनाचे दुश्मन पै दर पै हमले करता रहा, लेकिन मेजर अकरम का बाल बीका ना कर सका। हत्ता कि 6 दिसंबर आ गया। उसने मजीद 48 घंटे दोनों जानब से सी कंपनी की पोजीशन पर पूरा दबाव डाला, लेकिन बेसूद। अब 8 दिसंबर हो चुकी थी और मेजर अकरम की कंपनी गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करके अपनी पोजीशन में डटी हुई थी। मेजर अकरम एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में जा जाकर अपने जवानों को शाबाश दे रहे थे। इसी कैफियत में अचानक टैंक का एक गोला उन पर आ फटा और वो मौका पर जाँ बहक हो गए। उनकी मौत के संगीन सदमे ने उनके सिपाहियों को बेहद मुतासर किया। दुश्मन ने मेजर अकरम की शहादत के बाद दोबारा शुमाल और जनूब से सी कंपनी पर भरपूर हमला किया, जो कामयाब रहा। हमारे जवानों के कदम उखड़ गए। सिर्फ 40 जवान उस मार्के से सलामत बचकर पलटन से जा मिले। मेजर अकरम को बाद शहादत निशान हैदर का एजाज़ दिया गया। जब दुश्मन मेजर अकरम से निमट रहा था तो उसका एक और दस्ता मशरक़ की तरफ पेशकदमी करता हुआ रंगपुर बोगरा रोड पर पीरगंज के मुकाम पर पहुंच गया, जिसकी हमें कानो कान खबर ना हुई। हम यही समझते रहे कि लड़ाई अभी सरहद के साथ साथ मेजर अकरम के इलाके से हो रही है। 7 दिसंबर की दोपहर को मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह रंगपुर का दौरा करके आ रहे थे। उनके साथ ब्रिगेडियर तजम्मुल हुसैन और चंद और अफसर थे। जब वो शुमाल की तरफ आते हुए पीरगंज का मोड़ मुड़ने लगे तो अचानक उन पर फायर खुल गया। वो फ़ौरन गाड़ियां छोड़कर दरख्तों के एक झुंड में ओझल हो गए। मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह ने बाद में मुझे फातिहाना अंदाज में बताया, दुश्मन के टैंक मुझसे बमुश्किल 500 मीटर दूर थे। दरख्तों के झुंड से होते हुए जनरल नज़र और उनके साथी एक देहात में पहुंचे, जहां एक खुदा तरस बंगाली ने उन्हें एक महफूज रास्ते से रंगपुर जाने वाली सड़क पर पहुंचा दिया। मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह की जीप पर 2 सितारों वाली प्लेट लगी थी, जो वो वहीं छोड़कर भाग गए। उस प्लेट के उल्टी तरफ 3 सितारे लगे थे ताकि लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी की आमद पर भी उसे इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय सिपाही ये प्लेट ट्रॉफी के तौर पर उतार कर अपने अफसरों के पास ले गए तो वो 3 सितारे देखकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पर दाव मारा है। उन्हें क्या पता कि जब से भरपूर जंग की खबर रेडियो पाकिस्तान से नशर हुई थी, जनरल न्याजी ढाका से बाहर ही नहीं निकले थे। जनरल नज़र हुसैन शाह की गुमशुदगी की इतला 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी रात को ईस्टर्न कमांड हेड क्वार्टर में पहुंची। मैं भी उस वक्त वहां ऑपरेशन रूम में मौजूद था। हम सबका गुमान यही था कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। चनाचे मेजर जनरल जमशेद को, जो सिविल आर्म फोर्सेज के डायरेक्टर जनरल और 39 हंगामी डिवीज़न के GOC थे, उसी वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया ताकि वो जनरल नज़र की जगह जिम्मेदारियाँ संभाल लें। 1.5-2 घंटे टामक टोइयाँ मारने के बाद जनरल जमशेद ने बेनील मराम को 2 बजे वापस ईस्टर्न कमांड हेड क्वार्टर पहुँच गए। उन्होंने बताया कि वो रात की तारीकी में जनरल नज़र के हेड क्वार्टर में उतर ना सके। थोड़ी देर बाद इतला आई कि जनरल नज़र हुसैन शाह बखैर अफियत वापस अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। यूं GOC को खतरे में डालकर ये बुनियादी मालूमात हासिल की गई कि रंगपुर बोगरा रोड पर दुश्मन पहुँच चुका है। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि अगर उसको फिलफौर वहाँ से ना हटाया गया तो 16 डिवीज़न मुस्तकिल तौर पर 2 हिस्सों में बंटकर रह जाएगा, यानी 23 ब्रिगेड ऊपर रंगपुर में और 205 ब्रिगेड नीचे बोगरा में। और अगर डिवीज़न तकसीम हो जाए तो वो डिवीज़न नहीं रहता। चनाचे GOC ने 2 दस्ते तैयार करने का हुक्म दिया। हर दस्ते को टास्क फोर्स का नाम दिया गया। एक टास्क फोर्स को ऊपर से हमलावर होना था और दूसरी को जुनूब से। बुनियादी फ़लसफ़ा वही था जो भारत ने मेजर अकरम की सी कंपनी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था, यानी दुश्मन को 2 जबड़ों में भींच कर तबाह कर देना। जनूबी टास्क फोर्स की क़यादत ब्रिगेडियर तजम्मुल के सुपुर्द थी, जबकि शुमाली टास्क फोर्स लेकर ब्रिगेडियर नईम को रंगपुर की तरफ से हमलावर होना था। ब्रिगेडियर नईम नवंबर के आखिर में शरपसंदों के ताक़ब में जनूब से शुमाल की तरफ जा निकले थे और जंग छिड़ने के बाद वहीं रुक गए थे। 48 घंटे गुजर गए मगर कोई जबड़ा भी दुश्मन के नज़दीक ना पहुंचा। ब्रिगेडियर नईम से जब भी पूछा गया वो यही कहते रहे कि बस हमले का प्लान बना रहा हूँ। उधर ब्रिगेडियर तजम्मुल ने खुद जनूबी टास्क फोर्स की क़यादत करने की बजाय 32 बलूच के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान से पीरगंज की तरफ जाने को कहा। जब उसमें ताख़ीर हुई तो ब्रिगेडियर तजम्मुल ने लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान पर खूब लान तान की, यहाँ तक कि उन पर बुज़दिली का इल्ज़ाम लगाया। इस पर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान को इतना तैश आया कि वो फ़ौरन अपनी पलटन ट्रकों में लाद कर पीरगंज की तरफ रवाना हो गए। उनका ख्याल था कि पीरगंज से ज़रा उधर वो ट्रकों से उतर कर पोजीशन संभाल लेंगे और फ़ौजी सुखराई के मुताबिक दुश्मन तक पेशकदमी करेंगे। मगर वो ये भूल गए कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों में दुश्मन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा, बल्कि उस दौरान उसने मज़ीद टैंक और पैदल फ़ौज बुलाकर अपनी दिफाई पोजीशन को पीरगंज से नीचे तक फैला दिया है। लिहाजा अभी लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान की पलटन ट्रकों पर ही थी कि दुश्मन के टैंकों और पैदल फ़ौज ने उन पर फायर खोल दिया। हरावल कंपनी को दुश्मन ने भून कर रख दिया। कर्नल सुल्तान समेत सब आदमी शहीद हो गए। बकिया पलटन सराइमा हालत में पिस्पा होने पर मजबूर हो गई।
ब्रिगेडियर तजम्मल को ख्याल हुआ शायद दुश्मन उनका ताक़ब करता हुआ जुनूब की तरफ पेशकदमी करेगा। चनाचे उन्होंने 8 बलूच और 32 पंजाब की एक कंपनी चंद तोपों समेत कुमक के तौर पर रवाना की। दुश्मन अभी पेशकदमी के मूड में नहीं था। वो पीरगंज से ज़रा जनूब में पलासबारी के मुकाम पर रुक गया। दुश्मन की नई पोजीशन का असर 205 ब्रिगेड की दिफाई पोजीशनों पर भी पड़ा, यानी उस ब्रिगेड की वो नफरी जो बोगरा के शुमाल मशरक और शुमाल मगरब में फैली हुई थी बेअसर नज़र आने लगी, क्योंकि दुश्मन बोगरा के ऐन शुमाल से हमलावर होने की तैयारियां कर रहा था। लिहाजा ब्रिगेडियर ने शुमाल मगरब में 4FF को हल्ली में अपने पुराने मोर्चों से उखाड़ कर वापस बुला लिया और शुमाल मशरक में छोटी छोटी चौकियाँ मसलन फुलजरी घाट, बोनापारा और गोबंदगंज खाली कर दी। यूँ दुश्मन ने बोगरा रंगपुर रोड पर अपना कब्जा मुस्तहकम कर लिया और 16 डिवीज़न जनरल नज़र हुसैन शाह की तमाम तर जर्नैली के बावजूद मुस्तकिल तौर पर 2 हिस्सों में कट गया। शुमाली ब्रिगेडियर रंगपुर, सईदपुर, दिनाजपुर तक महदूद था और जनूबी ब्रिगेड बोगरा के शुमाल तक। अब दोनों को अपनी अपनी डफली अलहदा-अलहदा बजानी थी। वो जो फौजी मुबस्सर कह गए हैं कि डिवीज़न एक आर्केस्ट्रा की मानद होता है जिसके तमाम तार मौसीकार के इशारे पर हम आहंग होकर बजते हैं। यहाँ महज किताबी बात मालूम होती थी। अब दुश्मन की नज़र बोगरा पर थी, जो एक मशहूर शहर और अहम मवासलाती मरकज़ था। जनरल नज़र बोगरा की जंग ब्रिगेडियर तजम्मल के सुपुर्द करके नाटोर की तरफ पसपा हो चुके थे। ब्रिगेडियर तजम्मल ने बोगरा से 14 किलोमीटर शुमाल में मास्थान के मुकाम पर दुश्मन के सामने दिफाई बंद बांधने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ सड़क और सड़क के दोनों जानब 8 बलूच और 32 पंजाब की कंपनी लगा दी। 4FF जो हल्ली से वापस बुलाई गई थी उसे चंद दिन आराम देने के लिए बोगरा में ही रखा गया था। मास्थान का दफा करने वाली फोर्स शुमाल की तरफ से आने वाले दुश्मन का राह तकती रही और वो मुक्ति बानी की बताए हुए रास्तों पर चलता हुआ सड़क को छोड़कर उसके मशरक जानब खेतों में जा निकला, जहाँ से वो मुड़कर हमारी पोजीशन के जुनूब में आ गया। हमारी लड़ाका नफरी आगे शुमाल की तरफ थी और पीछे बटालियन हेडक्वार्टर में क्लर्क, बावर्ची और दूसरा अमला था। दुश्मनों ने वहाँ से मौजूद चंद ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उसने हमारी पुश से हम पर हमला कर दिया। मेजर साजिद जो 32 पंजाब की कंपनी के कायद थे दुश्मन के हत्थे चढ़ गए। उनके ख्वाबो ख्याल में न था कि दुश्मन हमारी पुश्त पर भी पहुंच सकता है। मेजर साजिद तो पकड़े गए मगर उनके सिपाही मोर्चों में लड़ते रहे। उनमें से बाज़ तो सामने और पीछे से बैक वक्त हमले की ताब ना लाकर हिम्मत हार बैठे, मगर हवालदार हुक्मदार अपने मोर्चे में डटा रहा। उस पर दुश्मन ने 3 हमले किए, लेकिन उसने तीनों पसपा कर दिए। हर पसपाई के साथ दुश्मन को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस पर हिंदुस्तानी मेजर ने अपने कैदी मेजर साजिद से कहा, इस जुनूनी को रोको वरना हम उसे मोर्चे में रौंद डालेंगे। साजिद ने तामल से काम लिया तो भारतीय अफसर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे मोर्चे पर हमला करके उसे खामोश कर दें। हुक्मदाद अपने मोर्चे में तनहा था। उस पर हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। उसने झुक झुक कर ये वार सहा और जूं ही दुश्मन आगे बढ़ने लगा उसने 3 आदमियों को गोलियों के एक बरस से ढेर कर दिया। अब भारतीय मेजर और बिफरा। उसने रिवाल्वर मेजर साजिद की छाती पर रखते हुए कहा, इसे बंद कराओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। मेजर साजिद ने जो हुक्मदाद की आंखों से ओझल था जोर से कहा, हुक्मदाद आप बस करो। उसने ठेठ पंजाबी में जवाब दिया, साहब अपना अमिनेशन मुकाई बैठे हो तो मैनू आखने हो बस कर, मेरे को अजे 2 मैगजीना बाकी हैं। उसने हार ना मानी और दुश्मन ने मजीद जानों की कुर्बानी देकर उसे मोर्चे में ही ख़त्म कर दिया। 12 दिसंबर को हम मस्तान से पिसपा होकर बोगरा के बैरूनी हाशिए पर आ गए। गोया बोगरा के दिफाई किले की जंग शुरू होने वाली थी, जिसके लिए ब्रिगेडियर तजम्मल ने शहर के चारों तरफ से मोर्चे खुदवा रखे थे। हमारे सिपाहियों ने पोजीशन संभाल ली। दुश्मन के त्यारे और तोपें ऊपर से गोले बरसाते रहे और हम अपने मोर्चों में बैठे गोलाबारी सहते रहे। गोया हथौड़े और आहरण वाली बात शुरू हो गई, लेकिन ये ख्याल गलत निकला कि हमेशा हथौड़ा चलाने वाले हाथ पहले थक जाते हैं और आहरण की कुव्वत बर्दाश्त में फ़र्क नहीं आता। इस गोलाबारी से जब लोग शहीद और ज़ख्मी होने लगे और इमारतें मस्मार होने लगीं तो हौसले भी पस्त होने लगे। जितने आदमी गोलों या गिरने वाली इमारतों की ईंटों का शिकार होते उन्हें एक इमारत में जमा कर दिया जाता, ताकि जब हालात इजाज़त देंगे तो उनकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। बोगरा में किला बंद होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज मलिक से कहा गया कि वो 4FF की कमान संभालें, क्योंकि उसके असल कमांडिंग अफसर अब्बासी की जगह आर्जी तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल मुमताज़ मलिक ने कमान संभाल ली थी और वो अब वापस ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जा चुके थे। कर्नल सरफराज 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात को अपनी बिखरी हुई नफरी को तलाश करते फिर रहे थे कि एक पक्के मकान के बरामदे में गुजरते हुए उनका पाँव फिसला। उन्हें टार्च की रोशनी में देखा तो ये ताज़ा इंसानी खून था जो मकान के दरवाजे से बहता हुआ बरामदे में फैल गया था। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो रात के अंधेरे में ढेर सारे ज़ख्मी जवान बेयारो मददगार कराह रहे थे।
इब्तदाई मरहम पट्टी तो दरकिनार, उन्हें हमदर्दी के 2 बोल भी मुयस्सर न थे। हमारी फ़ौज ने बोगरा में 3 रोज़ गोलाबारी सही, लेकिन उस अरसा में सिपाहियों का मोराल बहुत हद तक मुतासर हो चुका था। उनकी समझ में नहीं आता था कि यूं पड़े पड़े वो कब तक मार सहते रहेंगे, और उनमें से जो ज़ख्मी हो जाएंगे वो किस मकान की तरीकी में अपना खून देते रहेंगे। जो शहीद हो जाएंगे उनकी लाशें कहाँ जाएंगी। 16 दिसंबर का सूरज तुलू हुआ तो दुश्मन बोगरा के शुमाली किनारे पर रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच चुका था। वहां से वो लाउड स्पीकर पर बार बार ऐलान कर रहा था कि जनरल न्याजी ने हथियार डाल दिए हैं, जंग बंदी हो चुकी है, आओ अपने हथियार डाल दो और अपनी जान बचाओ, नाहक खून बहाने का क्या फ़ायदा, आओ हथियार जमा कराओ और सलामती की गारंटी वगैरह। ताज्जुब की बात है कि हमारे सिपाही ये ऐलान सुनकर अपनी अपनी राइफल बगल में दबाए दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ब्रिगेडियर तजम्मल को खबर मिली, वो उन काली भेड़ों के किरदार पर बहुत बरहम हुए। उन्होंने कहा, इस तरह हथियार डालने का कोई जवाज़ नहीं। इतने में एक स्टाफ ऑफिसर उनके पास जंग बंदी का पैगाम लाया, जो ईस्टर्न कमांड की तरफ से अभी अभी मौसूल हुआ था। उस पर ब्रिगेडियर तजम्मल ने सिपाहियों को अपने हाल पर छोड़ा और ख़ुद बोगरा से मगरब की जानब निकल गए। वो थोड़ी ही दूर गए थे कि मुक्ति बानी के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने उसकी खूब खबर ली। जब वो कैदी बनकर भारतीय अफसरों के सामने लाए गए तो उनके बाजू की हड्डी टूटकर गले का हार बन चुकी थी। ब्राह्मणबाड़िया सेक्टर डिवीज़न। मशरकी सरहद कुबड़े शख्स की तरह थी, ऊपर और नीचे से आगे को झुकी हुई और दरमियान में पीछे को हटी हुई। ऊपर का हिस्सा सेलेट सेक्टर कहलाता था और नीचे वाला चिटागांग और चिटागांग का पहाड़ी इलाका। दरमियानी हिस्से में कुमेला और उससे मुल्क इलाके थे। फौजी ज़हनों की ये सोच थी कि अगर बर्मा की सरहद से मिला हुआ चिटागांग का पहाड़ी इलाका या शुमाल में सिलट का इलाका हाथ से चला भी जाए तो सकूत मशरकी पाकिस्तान की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई हमला कुमेला या उसके आसपास से होगा तो उसका असर ढाका पर पड़ेगा। ज़माना अमन में अगर कोई ऐसा ज़माना था तो मशरकी सरहद के दिफा की जिम्मेदारी मेजर जनरल अब्दुल हमीद काजी के 14 डिवीज़न के सुपुर्द थी, जिसका हेडक्वार्टर ढाका में था। जनरल काजी ने एक ब्रिगेड कुमेला में और दूसरा उसके शुमाल में ब्राह्मणबाड़िया में रखा था, और हंगामी तौर पर खड़े किए गए ब्रिगेड हेडक्वार्टरों में एक सिलट में कायम किया गया था। नवंबर के आखिर में जब GHQ ने ईस्टर्न कमांड को इतला दी कि भारत का ज़ोरदार हमला मशरकी जानब से होगा, तो जनरल न्याजी ने चांदपुर में एक हंगामी डिवीजनल हेडक्वार्टर मेजर जनरल रहीम खड़ा करके कुमेला वाला ब्रिगेड उसके ज़ेर कमान कर दिया और ढाका में मुतय्यन ब्रिगेड भी कुमेला की जानूब में फैनी के मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। फैनी से निचला हिस्सा यानी चिटागांग और चिटागांग का पहाड़ी इलाका एक अलहदा ब्रिगेड मुकीम चिटागांग के सुपुर्द किया गया। गोया जंग से पहले ही मशरकी सरहद के दिफा की जिम्मेदारी मेजर जनरल काजी और मेजर जनरल रहीम के दरमियान बांट दी गई। जनरल काजी के पास ब्राह्मणबाड़िया और उसका शुमाली इलाका, मौलवी बाज़ार, सिलट वगैरह रह गया, और जनरल रहीम के ज़िम्मा कुमेला, फैनी, बलोनिया, लक्षम और चांदपुर के इलाके आए। जनरल रहीम और उनके डिवीज़न की कारकर्दगी का हवाल अगले बाब का मौजू है। इस बाब में जनरल काजी की दिफाही सलाहियतों का जिक्र आएगा। जनरल काजी के 14 डिवीज़न में 3 ब्रिगेड थे, एक मजबूत और 2 कमज़ोर। ताकतवर ब्रिगेड 27 में 2.5 पलटनें थीं और उसका हेडक्वार्टर ब्राह्मणबाड़िया में था। उसके कमांडर ब्रिगेडियर सादुल्ला थे। दूसरा ब्रिगेड 202 जो 2 पलटनों पर मुश्तमिल था, ब्रिगेडियर इफ्तिखार राना की क़यादत में मौलवी बाज़ार में था। और तीसरा हंगामी ब्रिगेड 313 ब्रिगेडियर सलीम उल्ला के मतहत था, जिसका हेडक्वार्टर सिलट में था। इस ब्रिगेड में एक बाकायदा इन्फेंट्री पलटन और बाकी नीम अस्करी नफरी थी। 14 डिवीज़न के दिफाई खत के पीछे अजीम दरियाए मेघना बहता था, जो ढाका के लिए मशरकी फसील का काम देता था, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन को पहले 14 डिवीज़न की दिफाई लाइन को तोड़ना होगा और फिर पूरे जंगी साजो सामान समेत इस वसी दरिया को पार करना होगा, फिर कहीं वो ढाका पर दस्तक देने के काबिल होगा। ख्याल था कि वो ढाका पर दस्तक देने से पहले अगरतला त्रिपुर की तरफ पेशकदमी करके अखोड़ा, ब्राह्मणबाड़िया, आशूजंग और बहराब बाज़ार का रुख करेगा। लिहाजा जनरल काजी ने न सिर्फ ब्रिगेडियर सादुल्ला और उनके 27 ब्रिगेड को मज़कूरा खतूत पर मुतय्यन किया, बल्कि अपना टेक हेडक्वार्टर 14 डिवीज़न भी वहीं मुंतकिल कर दिया। 27 ब्रिगेड के ज़ेर निगरानी सरहद कुमेला के शुमाल में सालदा नदी से शुरू होकर मौलवी बाज़ार के जुनूब में अटकोला के मुकाम पर ख़त्म हुई थी। यूँ कुल सरहदी लंबाई 48 किलोमीटर बनती थी, जिसके दिफा के लिए ब्रिगेडियर सादुल्ला के पास 2.5 इन्फेंट्री पलटनें, 10 तोपें, 4 टैंक, 1 प्लाटून थी। उन्होंने इन्फेंट्री प्लाटून में से 12 FF को उखवाड़ में मुतय्यन किया और 33 बलूच और नामुकम्मल 21 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट को बिल तरतीब उसके जनूब और शुमाल में लगा दिया।
दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी जंग 3 दिसंबर से पहले शुरू हो चुकी थी। इस इलाके में भारत की तवज्जो अखौड़ा पर मरकूज थी, जो चिटागांग से सेलट जाने वाली रेलवे लाइन पर वाक़ था। इस मुकाम पर मुंतखब करने की शायद एक वजह यह भी थी कि यहाँ से अगरतला बमुश्किल चंद किलोमीटर दूर था। भारत की मुसलसल जाहिरियत के सबब अखवाड़ा का जिक्र अक्टूबर के अवाइल में ही अखबारों में आने लगा था। ये रेलवे स्टेशन कई बार हमारे हाथों से गया और कई बार वापस आया। बार बार मालक बदलने से रेल की पटड़ियाँ और रेलवे स्टेशन की कोठड़ियाँ खस्ता हाल हो चुकी थीं। 21 नवंबर को भारत ने सरहदी मोड़ों और आभारों को हड़प करना शुरू कर दिया। उसने अखवाड़ा और उसके मुल्का इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी। उसने अखवाड़ा को फायरिंग और जवाबी फायरिंग में मसरूफ़ रखा और उसके जनूब और शुमाल से सरहदी चौकियों को मुक्ति बानी की मदद से घेरे में ले लिया। अखवाड़ा को आज़ाद कराने में दिक्कत ये थी कि अगर सामने से पेशकदमी करते तो मुक्ति बानी और उनकी आनत करने वाली तोपों का सामना करना पड़ता, और अगर पहलू से उनके पीछे जाने की कोशिश करते तो सरहदों की खिलाफ वर्जी होती जिसकी इजाज़त ना थी। हम 3 दिसंबर की सपहर तक सरहदों के तकद्दुस के कायल थे। जब दुश्मन को यकीन हो गया कि हम इस चौकी को आज़ाद कराना तो दरकिनार उसे कुमक भी नहीं पहुँचा सकते, तो उसने 30 नवंबर को अखवाड़ा और उससे मुल्का मोर्चों पर हल्ला बोल दिया। हमारी एक प्लाटून मोर्चे छोड़कर भाग आई और दुश्मन ने उस चौकी पर उसकी पुश्त पनाही के लिए रखी गई हमारी अकलौती तोप पर भी कब्जा कर लिया। हमें इस साने का अंदाज़ा तब हुआ जब इस चौकी से हमारा मवासिलाती राब्ता भी टूट गया। एक लेफ्टिनेंट को ज़ाती तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रवाना किया गया तो उसे रास्ते में पिस्पा होते हुए सिपाही मिले। उसने उन्हें दोबारा अपने मोर्चों में भेज दिया और ख़ुद वापस चला आया। अखवाड़ा के जनूब में गंगा सागर, मलकबारी और लांसनार की चौकियाँ थीं। 1 दिसंबर को दुश्मन की गोलाबारी से उन सरहदी चौकियों से हमारे सिपाही उखड़ गए। अब उनसे भी मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो गया। इस मरतबा एक लेफ्टिनेंट की बजाय मेजर जनरल काजी ने उन्हें वापस अपने अपने घोंसले में बिठाया। जब जनरल काजी और ब्रिगेडियर सादुल्ला की तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज़ थी कि अखवाड़ा और गंगा सागर के गिरदोनवा में हम किस तरह सरहदी चौकियों को मुस्तहकम करें, भारतीय सिपाही मुक्ति बानी की रहनुमाई में खेतों से होते हुए अखवाड़ा से पीछे हमारे बटालियन हेडक्वार्टर के पास आ निकले। इस नई सूरत हाल से निपटने के लिए कोई अजाफी नफरी दस्तियाब ना थी। चनाचे 14 डिवीज़न के हेडक्वार्टर के क्लर्कों, मिलिट्री पुलिस के जवानों और उर्दुलियों और 4 टैंकों की मदद से उस भारतीय फौज पर हमला किया गया। ये भारतीय सिपाही जो चोरों की तरह छुपते छुपाते सरहद पार कर आए थे, अभी तक चोर जहनीत से नहीं निकले थे। उन्होंने जब देखा कि उनकी चोरी पकड़ी गई और टैंकों समेत उन पर हमला कर दिया गया है, वो भाग निकले। दुश्मन भागम भाग में अपनी चंद लाशें भी छोड़ गया, जिनमें से एक भारतीय तोपखाने के नौजवान ऑब्जर्वर दीद बान की लाश थी, जिसके कब्जे से निकलने वाले फौजी नक्शों से पता चलता था कि दुश्मन अखवाड़ा के पीछे दरियाए टिटास के पुल पर कब्जा करना चाहता था कि हम अखवाड़ा से पिस्पा होते वक्त उस पुल को उड़ाकर दुश्मन की राह में रुकावट न पैदा कर दें। 3 दिसंबर को जब खुली जंग का आगाज़ हुआ तो ब्रिगेडियर सादुल्ला ने अपने GOC की मंजूरी से अपनी दिफाई पोजीशनों को असर नौ तरतीब दिया। उन्होंने सरहदी चौकियों से नफरी समेत कर टेटास पुल के उस पार मुतय्यन कर दी और ये तय किया कि अगर हमें यहाँ से भी पिस्पा होना पड़ा तो इस पुल को उड़ाकर पीछे हटेंगे। लेकिन दुश्मन ने जब यहाँ भी हम पर भरपूर यलगार की तो हम पिस्पा तो हुए, मगर जल्दी में पुल तबाह न कर सके। नतीजा ये कि दुश्मन हमारे पीछे बखैर आफियत पुल पार कर आया। हम वहाँ से जो हटे तो 14 किलोमीटर पीछे ब्राह्मण बाड़िया आकर रुके। इस सेक्टर में मजबूत मुकाम समझा जाता था। यहाँ 15 दिन के लिए राशन और गोला बारूद मौजूद था। अब हम ब्राह्मण बाड़िया में दुश्मन के हमले का इंतज़ार कर रहे थे, मगर उसने हमारी तवक्कुआत पूरी करने के बजाय वही तरीका अपनाया जो अब तक अपनाता आ रहा था। उसने मुक्ति बानी की मदद से पहलुओं की तरफ पेशकदमी करके हमारे अकब में आने की कोशिश की। हमने इस चाल को नाकाम बनाने का इलाज ये सोचा कि अगर घेरा मुकम्मल होने से पहले 13 किलोमीटर मज़ीद पीछे हट गए। अब हम दरियाए मेघना के मशरक़ी किनारे अशोक जंग के मुकाम पर थे और भरपूर जंग का 5वां दिन 8 दिसंबर था। इस मरतबा दुश्मन ने अंधाधुंध हमारा ताक़ब ना किया और हम अशोकगंज में मोर्चे वगैरह खोदने में कामयाब हो गए। इस पिस्पाई की वजह से जनरल काजी 14 डिवीज़न का टेक हेडक्वार्टर ब्राह्मण बाड़िया से हटकर दरियाए मेघना के मगरबी किनारे बहरा बाज़ार में मुंतकिल हो चुका था। सिपाहियों ने जब जनरल काजी और उसके हेडक्वार्टर को दरियाए मेघना के पार जाते देखा तो उन्होंने सोचा कि अमान है, तो दरियाए मेघना के मगरबी किनारे पर मशरक़ी जानब तो सामने से दुश्मन का दबाव पड़ेगा और पीछे दरिया होगा, तो हम कहाँ जाएंगे। गोया फ्रंट लाइन में डिवीजनल हेडक्वार्टर टेक से जहाँ सिपाहियों के मोराल पर अच्छा असर पड़ा था, वहाँ उसकी पिस्पाई से उनके हौसले भी पस्त हो जाते हैं। अशोकगंज का दिफा मुनज़्ज़म करते वक्त ब्रिगेडियर सादुल्ला ने मशरक़ी और जनूबी सीमतों पर ख़ास तवज्जो दी।
क्योंकि दुश्मन के हमले की तवक्को उन्हीं अतराफ से की जा सकती थी। शुमाली जानब दुश्मन की कोई मौसर क़ुव्वत मौजूद ना थी, चनाचे उस तरफ सिर्फ नीम अस्करी फ़ौज सिविल आर्म फोर्स को मुतय्यन किया गया। उनके साथ बाकायदा फ़ौज के मुट्ठी भर सिपाही लगाए गए ताकि उन्हें हौसला रहे कि फ़ौज हमारे साथ है।